नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद द हिंदू पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो इसमें खबर निकल के आ रही है कि शुभांशु शुक्ला जो है वो अब आईएसएस में पहुंच गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अब वहाँ पर वो 14 दिन तक परीक्षण करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो है वो एससीओ मीटिंग में जो राजनाथ सिंह गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्रालय की मीटिंग है, तो उस पर वहाँ पर जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत के जो पालगम टेरर अटैक है उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। जबकि पाकिस्तान के छोटे बड़े जो टेरर अटैक्स हैं, आतंकवादी हमले, उनको बहुत अच्छे से तवज्जो दी गई है। लेकिन भारत में इतने बड़े आतंकी हमले को शामिल ना करने की वजह से भारत ने इस पर बाहर रहने का निर्णय लिया है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यही दिखाता है कि डबल स्टैंडर्ड्स जो चलते हैं चाइना के, वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को सही से फंक्शन करने नहीं दिया जा रहा है इस वजह से। अब नेक्स्ट है जो एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ था, उनकी जो ब्लैक बॉक्स है वो दिल्ली के लैब में अभी एनालिसिस किया जा रहा है, और ये 30 दिनों के भीतर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आ जाने की संभावना है। ये ऐसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट खबर की ओर चलेंगे वो है कि कथक डांस जो है वो रीराइटिंग इन ट्रेडिशन इन घुंघरूज एंड टर्बन्स। इसमें ये दिखाया गया कि दिल्ली जैसे बहुत सारे जो मॉडर्न डांस सेंटर हैं वहाँ पर कथक जैसे जो पुराने डांस फॉर्म हैं जिसमें ट्रेडिशनल पारंपरिक नृत्यों को पर मतलब सिखाया जाता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। तो इस तरह से दिखाया जाता है कि ये जो पुराने जो पारंपरिक नृत्य हैं वो अब नए रूपों के माध्यम से नए जनरेशन्स तक पहुंच रहे हैं, नई पीढ़ियों तक पहुंच रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मॉडर्न डेवलपिंग मतलब जो देश हैं उसमें अब धीरे धीरे हमें इस चीज़ों को समाहित करना होगा, जिससे हमारे देश आगे बढ़ सके और अपनी जो मतलब लेगेसी है उसको मतलब खोए ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं, जो कि इसमें अच्छा देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यूएस आस्क वीज़ा एप्लीकेंट्स टू लिस्ट सोशल मीडिया यूज़र नेम्स हैंडल। तो यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जो भी उससे वीज़ा ले रहा है वो मांग रहा है उनसे कि आप अपना सोशल मीडिया का यूज़र नेम और हैंडल्स इन सभी को दीजिए, और उसको पब्लिक भी कीजिए ताकि हम लोग देख सकें कि आपने क्या क्या पोस्ट किया है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कड़ेती कर रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ। इस पे बहुत सारे लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं इस मामले में कि आप इतना ज़्यादा आप सब कुछ छीन रहे हैं। और अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का अगेंस्ट हो या फिर उन्हें पसंद ना आए हो, तो इस बेसिस पे भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे पैलेस्टाइन पे अगर आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा इन इन सब चीज़ों को जोड़ कर देखा जा रहा है। अब भारत जो है वो चाइना से रेयर अर्थ सप्लाई की इशू में बात कर रहे हैं। तो इसी बारे में हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि भारत की जो ऑटो सेक्टर है, जो गाड़ियां बनाने वाली सेक्टर है, वो 460 टन मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इंपोर्ट करती है। मतलब लेकिन अभी मतलब इंपोर्ट 700 टन का अभी और एक्सपेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा दिखा रहा है कि हमारे ज़रूरत कितनी है, इसलिए हमें चाइना से बात करनी पड़ रही है, ताकि वो जो अपनी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखें, प्रतिबंध लगा के रखें, उसे उसमें थोड़ी भारत के लिए ढील दें। अब जो हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर चलेंगे, उसमें जो सबसे हाँ, ये जो है हिमाचल प्रदेश जो फ्लड्स आया है, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में बहुत ज़्यादा भारी बारिश आई है, फ्लड आई है, उसमें मेघ वर्षा हुई है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, त्वरित वर्षा जिसे होता है, बादल फटना। हाँ, तो ये हुई है, तो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं। तो उसमें ना मैं जो यूपीएससी करंट अफेयर्स कराता हूँ 10 मिनट 12 मिनट में पूरा दिन का करंट अफेयर्स जो करा देता हूँ, बिल्कुल आप देखिए। और उसमें मैंने इस पर अच्छे से बात की है, आज ही बात की, आज वाली में मैंने दिखाया है एक्चुअली 25 जून वाले में उसको देखिएगा, है ना। अब चलिए, हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। ये इस पे तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, इस वाले पेज पे। इसमें भी मैंने अभी देखा, इसमें एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत बार बात कर चुका हूँ, 3 दिनों से हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं स्पेस, ठीक है। और ये इमरजेंसी वार्निंग, इसमें भी बात कर चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देखेंगे और ये देखेंगे, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये 2 देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस एडिटोरियल को भी छोड़ देंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी।
और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि जो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो अल खमेनी है, सुप्रीम लीडर ना क्या बोलते हैं उसे, हाँ, तो वो जो बोले हैं कि अगर ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट अगले सप्ताह से बात करने को तैयार हैं, आपसे बात करना मतलब स्टार्ट करेंगे। लेकिन अल खमेनी जो ईरान के सुप्रीम कमांडर है वो बोल रहे हैं कि हम लोग भविष्य में भी अटैक करने को मतलब उनको वार्न किया है, कि चेताया है कि हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हार्वर्ड की जो एक रिसर्चर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है एक चाइना की, उसको यूएस में बुक किया गया है। अच्छा, सॉरी, ये रशियन को बुक किया गया है, क्योंकि उन्होंने स्मगलिंग किया है फ्रॉग इम्बोरी, मतलब एक प्रकार का ये कुछ बायोलॉजिकली चीज़ होती होगी, तो जो वैध नहीं है, उन्होंने उसको स्मगल करके लाई थी, तो इस आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है। तो यही दर्शाता है कि ये मतलब यूएस में कैसे दूसरे देशों द्वारा अपने हितों को साधा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है हार्वर्ड में बहुत अच्छे अच्छे लैब्स हों, तो अगर रशियन या फिर चीनी या फिर बहुत सारे जो भी हैं वो सब अगर अपना वहाँ पे नहीं करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर करके कुछ अगर इन देशों को क्षति भी पहुँचा सकते हो, तो भारत को इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत को भी अपने देशों में इन कड़े पालन मतलब इन तरह के कानूनों की पालन किया मतलब ये है, चेताया गया है इसमें। अब देखिए, यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल वैक्सीन्स ग्रुप, और ये बहुत बड़ी चेतावनी की बात है कि यूएस अपने आप को दूर कर लिया है ग्लोबल वैक्सीन के सप्लाई में, जो फंडिंग देता था उन्होंने। तो ब्रिटिश जो यूके के ऊपर है उनके ऊपर थोड़ा दबाव ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फंडिंग करते थे। भारत ने जो है पाकिस्तान से आ रहे 39 जो कंटेनर शिप्स है उसको सीज किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ मिले होंगे सामान, है ना। अब देखिए, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। और इसमें और एक जो इम्पोर्टेंट है वो 2036 के ओलंपिक गेम्स में जो है उसको अभी रोक दिया गया है सिलेक्शन को। भारत इस पर बिड किया था कि भारत अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना चाहता है। तो इसको देखती कौन है? आईओसी, यहाँ पर देख रहे होंगे आईओसी जो है, आईओसी मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये भारत में आके पहले इसको जांचेंगे, इसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये दे सकते हैं यानी भारत में ओलंपिक होस्ट करने की इजाज़त। तो चलिए हम लोग अब इसके एडिटोरियल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को पढ़ना। तो सबसे पहला जो हम लोग ने एडिटोरियल्स देखा था, रूल फ्री ऑर्डर, उसका अगर हम लोग सारांश देखें तो इसका विषय जो है वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की गिरावट और एक तरफा कार्रवाइयों की बढ़ती प्रवृत्ति पर यह चर्चा की गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम आधारित व्यवस्था जो है वो तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। अब देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सैन्य बल का प्रयोग करना वर्जित नहीं रहा है, और ये बात हमें बहुत जगह देखने को भी मिल रही है, जैसे इज़राइल और इराक में जो ईरान में जो हुई है अभी झड़प, और जो रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ है, और भी बहुत सारी जगहों पर अभी हमें देखने को मिला है। तो इसमें बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 2022 में हमला किया और अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट समर हैमर के तहत ईरान में सैन्य अभियान चलाया। इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और गाजा, सीरिया, लेबनान में हमले किए, ये हमें पता है। और हमास पर भी हमले किए गए। सैन्य प्रतिक्रिया निर्णायक थी इजराइल की, लेकिन ईरान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर होती जा रही है। भारत के लिए पाकिस्तान से संबंधित मामलों में आतंकवाद के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण भिन्न रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने, आतंकवाद का उपयोग करने और चोरी और मानवाधिकार उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जा रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं किया जाता? ये भी बात है। अमेरिका और इजराइल की नीति। अमेरिका और इजराइल अपने अपने तरीके से खतरे को रोकते हैं, जब वो आवश्यक हो तो सैन्य कार्रवाई करते हैं। भारत को भी अपने सुरक्षा हितों की रक्षा में राजनीतिक स्पष्टता की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें यूपीएससी का दृष्टिकोण सम्मिलित किया गया कि विश्व राजनीति में नियम आधारित व्यवस्था का अगर क्षरण हो रहा है, तो ये थीम पर अगर आ रहा है तो इसमें हमें यूज करना है। और इसमें कोटेशन यूज कर सकते हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में शक्ति का प्रयोग नैतिकता और कानून की जगह ले रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा जो है इसमें आ रहा था प्रूविंग इट्स मेटल। तो इसमें बोला है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में हालिया बदलाव और मोदी सरकार की निर्णायकता, मतलब मोदी सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो इसमें देखते हैं कि पूर्व राजनयिक विवेक काटजू ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की टिप्पणी की आलोचना की,
पर लेखिका ने उसका बचाव किया है इसमें। अब देखिए इसमें कहता है क्या है, लेखिका कहती है कि वो मंत्री के तौर पर भारत की नई सुरक्षा नीति को मजबूती से प्रस्तुत कर रही थी। अब इसमें बोल रहे हैं कि पहले की सरकारें जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से बचती थी, लेकिन मोदी सरकार ने पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए निर्णायक कार्रवाई की गई है। अब पाकिस्तान की ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी का अंत हो गया इसमें। तो पहले भारत आतंकवादी हमलों को केवल जवाब देता था, अब प्रोएक्टिव कार्रवाई करता है। आज की नीति डिफेंसिव ऑफेंस की नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक रिटेलिएशन की है। अब नई विदेश नीति का स्वरूप क्या है? भारत अब अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बना रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रभाव और निर्णायक नेतृत्व पर आधारित है। अब देखिए राजनीतिक विपक्ष की आलोचना भी इन्होंने की है कि लेखिका कहती है कि मोदी सरकार का विपक्ष द्वारा साहस की कमी द्वारा आरोप किया जा रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये मोदी सरकार की ज़्यादा ही वाहवाही कह रही है। अच्छा, ये है कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ केवल प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि प्रतिकार भी करता है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, रिवीजन ऑफ बंगाल इलेक्टोरल रोल्स। तो इसमें बंगाल में मतदान सूची का पुनर्निरीक्षण के बारे में बताया गया कि चुनाव का अधिसूचना उद्देश्य। चुनाव आयोग ने बंगाल में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का आदेश दिया है। और इसमें कौन सा फॉर्म भरना होता है? मतदाताओं को इमोर्टेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और 2003 के बाद जो मतदाता जोड़े गए हैं उन्हें नागरिकता का प्रमाण भी देना होगा। अब संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार भारत में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग को मतदान सूची तैयार करने का अधिकार है। 324 के अनुसार चुनाव आयोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 324 के अनुसार चुनाव आयोग। अब चलिए इसमें बोल रहे हैं मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के कैसे प्रकार हो सकते हैं। एक तो होता है समरी रिवीजन, सारांश पुनर्निरीक्षण। एक होता है इंटेंसिव, व्यापक पुनर्निरीक्षण। इस बार चुनाव आयोग ने इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया है बिहार में। चलिए अच्छी बात है। नागरिकता का प्रमाण क्या होगा? अब इसमें बोलते हैं कि नागरिकता का आप या तो जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, या माता पिता का आप दस्तावेज दिखा दीजिए, या तो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कोई प्रमाण है तो वो दिखा दीजिए, या विदेश में जन्मे भारतीयों की भारतीय मिशन से प्रमाण पत्र, जो वो एम्बेसी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अगर विदेश में आप जन्मे तो 1 महीने के भीतर, वो वाला प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। अब चुनाव आयोग की चिंता क्या है? 2003 से पहले मतदाताओं के पास नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। अब इससे नागरिकता के संदेह और असम जैसी स्थिति की आशंका हो सकती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए, और इसमें कुछ उदाहरण और ये दिए हुए हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद एक निष्पक्ष और समावेशी मतदाता सूची ही है। अगर इसमें नागरिकता को लेकर संचय हो जाए तो यह भरोसे को कमज़ोर करता है। इसमें यह कहा गया है भारत निर्वाचन आयोग को संविधान ने जो स्वायत्तता दी है वह उसे निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र के मूल्यों को सहेजने की जिम्मेदारी भी देता है। हम लोग आगे चढ़ते हैं। निष्कर्ष में है कि बिहार में मतदाता सूची का एक पुनर्निरीक्षण एक प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसमें संवेदनशीलता और नागरिक अधिकारों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र की आधारशिलता निष्पक्षता और समावेशन है, अतः ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी भी कमज़ोर वर्ग का अधिकार प्रभावित ना हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि भारत में अत्यधिक गरीबी के आंकड़ों को समझना और इसकी तुलना में विभिन्न मापदंडों से करना। अब विश्व बैंक की पॉवर्टी और इक्विटी बिलीव जो अभी 2024 में प्रकाशित हुई थी के अनुसार 2021 में भारत की 5.75 आबादी अत्यधिक गरीबी में थी। 2021 में 5.75 आबादी 2021 में। यह आंकड़ा पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति 2.15 प्रतिदिन वैश्विक गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए है। तो इसकी क्या है? प्रति व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन, है ना। अब देखिए हम लोग नीचे चलते हैं। इसमें बताया भी गया है कि $2.15 प्रतिदिन है वो अत्यधिक गरीब है। 3.165 ये हम लोग नहीं जानना, बस एक याद रखिएगा $2.15 है ना, उसको अत्यधिक गरीब कहा गया। उससे नीचे अगर होगा तो। विश्व बैंक ने 2021 तक के आंकड़े का विश्लेषण किया है। उन्होंने कोविड-19 ने बताया कि उन्होंने गरीबी दर में और बढ़ोतरी की है। भारत की जो तुलना है, पाकिस्तान में गरीबी दर 5.4 है, बांग्लादेश में 5.3 है और भारत में 5.57 है। अब देखिए गरीबी रेखा वही बता रहे हैं कि $2.15 पर डे का देखा जाता है।
और इसमें ये है कि इसमें ये कहा गया है कि गरीबी केवल आय की कमी नहीं बल्कि अवसरों, सेवाओं और गरिमापूर्ण जीवन की अनुपलब्धता भी है। तो चलिए, हमें पता है ये। सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के माध्यम से गरीबी मापती है और इसकी मेथोडोलॉजी जो है 2022-23 में नई लाई गई थी। इसके बाद भारत में वास्तविक गरीबी केवल 2.2% है, जो कि भारत के रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो उसको बताया गया है कि ये कैसे अलग हो गया। तो चलिए, हम लोग अब आगे चलते हैं। यही बताया गया, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी डाटा के अनुसार 5.75 गरीबी है। भारत सरकार बोलती है 2022-23 में कि 2.2 है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग बनाती है वो बोलती है 14.9% है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है अलग अलग उनके कैलकुलेशन के माध्यम से। अब इसमें बोल रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी रिफॉर्म दिया जाना चाहिए, पीएम गरीब कल्याण योजना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और आजीविका आधारित मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए भारत सरकार को। गरीबी मिटाना केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये पीजे अब्दुल कलाम की कहानी है, मतलब कथन है। गरीब मिटाना केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकता। ओके, अब चलिए निष्कर्ष पे जाते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट हमें बताती है कि गरीबी केवल सांख्यिकी मापदंड नहीं बल्कि मानव गरिमा से जुड़ा विषय है। भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए गरीब निवारण की रणनीति बनानी होगी जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और नागरिक सुरक्षा सभी शामिल हों। अब हम लोग इस पर नेक्स्ट पे चलते हैं शुभांकु शुक्ला के ऊपर कि उन्होंने जैसे डैक किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांकु शुक्ला का ड्रैगन यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो आगमन है उस पे बारे में इस पे लेख है। तो स्पेस एक्स के ड्रैगन यान के जरिए उनका मिशन पूरा किया गया। ड्रैगन यान क्या है? ड्रैगन यान पुनः उपयोग में लाने वाला अंतरिक्ष यान है जिसे अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा तैयार की गई है। मनुष्यों और कार्गो दोनों को ये लिया जा सकता है और ISS ये स्वतः डॉकिंग की क्षमता रखता है। लॉन्च स्टेशन मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, कैनेडी स्पेस सेंटर, लॉन्च रॉकेट फैल्कन 9 और अब हम आगे चलते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और गगनयान मिशन जो हम लोग भारत में करने वाले हैं ये उस पे जो उपलब्धि है वो हमें और ज़्यादा सहायक कर सकता है इस मामले में, और भारत को इससे वैश्विक पहचान और अनुभव भी प्राप्त होगा। हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक भारतीय वैज्ञानिक का नासा और स्पेस एक्स मिशन में होना भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। अंतरिक्ष में जाना अब केवल सरकारों का विशेषाधिकार नहीं रहा, यह तकनीक, क्षमता और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक बन चुका है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? शुभांकु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा ने सिद्ध किया है कि भारत के वैज्ञानिक अब केवल पृथ्वी की सीमा तक सीमित नहीं है। ड्रैगन जैसे आधुनिक यान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता वैश्विक मंच पर उभर रही है। यह मिशन भारत की युवा वैज्ञानिक पीढ़ी को प्रेरित भी करेगा और इसरो के मानव मिशन को तकनीकी और सामरिक बल देगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन की विकास पर आधारित कॉन्फ्रेंस 2025 में जो हो रही है उसका वैश्विक और भारत के लिए महत्व के ऊपर चर्चा की गई है। ये सम्मेलन क्या है? ये FD यानी फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र की चौथी बैठक है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली, ऋण राहत और कर सुधार, जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। 2025 में ये स्पेन के सिवले शहर में हो रही है। स्पेन में सिवले शहर, सिवले कहाँ है? स्पेन में, याद रखिएगा, स्पेन के सिवले शहर। देखिए इसमें क्या क्या इसका उद्देश्य रहा है। तो विकास के लिए फंडिंग, वैश्विक दक्षिण जो ग्लोबल साउथ कहते हैं उसके देशों को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराना। दूसरा जो है इसका वो है कि ऋण राहत और कर न्याय, गरीब देशों पर कर्ज के बोझ जो है उसको हल करना, और कर अपवंचन जो टैक्स इविजन है उसको रोकना, जो हमारे देश से भगोड़े निकल जाते हैं उस पर रोकना। निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसमें विकास में कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों की भी जिम्मेदारी को तय किया गया है। जलवायु वित्त जो है, क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए, इस पर जोर दिया जा रहा है। भारत की भूमिका और उपस्थिति भी इस पर अगर देखा जाए तो भारत के प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री, नीति आयोग के और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इस मंच पर वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को भी भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत का इसमें फोकस क्या है? कर पारदर्शिता में सुधार हो, बहुपक्षीय विकास संस्थानों में सुधार हो
और ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की दिशा में। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्री होते हैं ना, वो 0% टैक्स पे भी लोगों को बुला लेते हैं, तो वहाँ पर जो बहुत सारे इलीगल जो सेल कंपनीज बन जाते हैं और जिससे टैक्स इविज़न और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भारत यही बोलते हैं कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए, कि एक मिनिमम टैक्स होना जो है हर देश लें कंपनी से, तो वो उस पर जोर दिया जा रहा है। और कर पारदर्शिता, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, ये सब तो है ही। अब देखिए सम्मेलन का महत्व क्यों है ये। दुनिया भारी ऋण संकट से जूझ रही है, बहुत सारे देश ऋण ले लिए हैं लेकिन अभी उसको चुका नहीं पा रहे हैं। कई देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए फंडिंग नहीं मिल पा रही है। यही हाल फिलहाल में अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट आई थी कल ही, उसी में ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है जो कि 2030 तक पूरा होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और जलवायु परिवर्तन के साथ वित्तीय प्रभाव भी गंभीर होते दिख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पे अब चलते हैं। उदाहरण भी इसमें दिया है, देखिए जाए तो अगर हम लोग देखें तो अगर वित्तीय प्रवाह सही जगह नहीं पहुंचे तो सतत विकास एक सपना ही रह जाएगा। सही बात है, वित्तीय प्रवाह सही जगह नहीं पहुंचे तो सतत विकास एक सपना ही रह जाएगा। विकासशील देशों की आवाज़ तब तक सुनी जाएगी जब तक वित्तीय न्याय वैश्विक व्यवस्था बने, तभी सुनी जाएगी। अगर देखिए इसमें हम लोग निष्कर्ष पे देखें तो ये जो अभी FPFD जो है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की विकास पर आधारित कॉन्फ्रेंस जो है, संयुक्त राष्ट्र की विकास पर आधारित कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा मंच है जो सिर्फ आर्थिक सहायता की बात नहीं करता बल्कि वैश्विक वित्तीय स्थिति में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की मांग करता है। दरअसल भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सम्मेलन नैतिक नेतृत्व दिखाने और अपनी समस्याओं को वैश्विक एजेंडे में लाने का अवसर है। तो चलिए, आज इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, अब हम लोग चलते हैं द हिंदू की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो 27 जून 2025 की द हिंदू की खबर है उसको भी साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो खबर हमें पता ही है कि AX4 डॉकिंग सक्सेसफुल हो गया और शुक्ला जो हैं वो ISS में कदम रख चुके हैं, तो ये बताया गया। दूसरा है कि पालगाम अटैक नहीं किया तो SCO स्टेटमेंट में भारत शामिल नहीं है। और एक पाक नेवी स्टफर हेल्ड इन जयपुर ऑन चार्ज ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो देखिए ये सब हनी ट्रैप करके हमारे बहुत सारे लोगों को फंसाया जाता है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वाले पेज में मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा क्या है इसमें, एक बार थोड़ा सा देख लें। कॉलोनियल इरा लैंड रिफॉर्म्स इरेज्ड महाराष्ट्र ट्रेडिशनल ग्रेजिंग रूट्स फाइंड IIT बॉम्बे सर्वे। जो देखिए कॉलोनियल जो लैंड रिफॉर्म थे, भूमि सुधार थे जो ब्रिटिश कालीन, वो ना महाराष्ट्र के जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं ग्रेजिंग रूट्स मतलब चारागाह जो रास्ते थे उनको वो समाप्त कर दिया इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जो मतलब कृषि भूमि को आवंटित किए, इस कारण से जो ये भूमियाँ थी, जो रास्ते थे, उनको समाप्त कर दिया। और ये IIT बॉम्बे की नई रिसर्च में मतलब स्टडी में शामिल मतलब बताया गया है। और अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है तो बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर है कि हिज स्टडी रिवील्स हाउ ब्रिटिश इरा लैंड रिफॉर्म्स सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड एक्सपेंसिव एंड कम्युनिटी मैनेज्ड ग्रेजिंग नेटवर्क्स, राइजिंग अर्जेंट क्वेश्चंस अबाउट लैंड राइट्स, पोस्टोरल लाइवलीहुड्स एंड द गवर्नमेंट कमीशन इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ महाराष्ट्र। तो वही बोला जो मैंने आपको कहा है, वही लिखा हुआ है इस पर, और इसमें और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सब तो हमेशा चलता रहता है कि हिंदी को क्यों ला रहे हो, तो ये है ही एक। बिहार गवर्नमेंट ने अभी एक ट्रस्ट सेटअप किया है सीता माता की जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाने को लेकर। तो चलिए टूरिज़्म प्रमोट होगा इससे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स हैं उस पर बात की गई है कि लोकल ट्रेन्स में ऐसे भीड़ चढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये भीड़ चढ़ते हैं और इसमें हर दिन 4 से 5 लोग मरते हैं अगर एवरेज देखा जाए तो ये बताया गया इसमें कैसे कैसे लोग चढ़ के जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा कंजेशन है। और जो मेन बात है
शहरी परिवहन को सुलभ बनाने की जो बात चल रही है, मुंबई जैसे फाइनेंशियल हब में अगर ये हालत है तो फिर बहुत दिक्कत है। तो इस बारे में सुधार करनी चाहिए। हम लोग एक नए देख रहे हैं स्ट्रेटजिक मिसफायर, ये हम लोगों ने देख चुका है। वैक्सीन इंडिया प्रिविलेंस 0 डोज रिमेन्स हाई इन पुअर, ये देख सकते हैं ना, ये देख सकते हैं। फॉर कमिंग अमेरिकन प्लान मर्ज टू AI प्रोफेटाइजेशन, ये भी देखेंगे। फिर ईरान इजराइल सीज फायर मैनेजिंग द ब्लो बैक, सॉरी। चलिए ये दोनों को भी देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को देखेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन बिंग सब्जेक्टेड टू फ्रॉड, ये भी देख लिया जाएगा। कार्डिक किल्लड़ी कंट्रोवर्सी, ये भी देखेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग, ठीक है, ये भी देखेंगे। ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश टॉक कैन हैपन कंसिडर इन्वायरमेंट, देखिए इंडिया इज़ विलिंग टू डिस्कस ऑल इशू विद बांग्लादेश इन कंडेंसिव इन्वायरमेंट, सेड राधीर जायसवाल जो हैं वो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ तो हम लोग अपना जो समस्याएं वो डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो एक अच्छे वातावरण में किया जाएगा, वो बात की गई है। कि अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिखानी, बिलॉज एश्योरेंस राजनाथ ऑफ टाइमली डिलीवरी S-400, देखिए अभी तक S-400 हमारा आया नहीं है, तो भी राजनाथ सिंह को ये एश्योरेंस दिया गया है कि S-400 की जो डिलीवरी है वो हमारी टाइमली होगी, ये एश्योरेंस दिया गया है वहाँ के रक्षा मंत्री के द्वारा, बेलाशॉव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 वीक्स ऑन ब्लैक बॉक्स डाटा, ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि अभी एनालिसिस किया जा रहा है। इसमें एक्सटर्नल पोल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक भी मुझे नहीं लगा। शुभांशु शुक्ला 643, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये इस पर ना विवाद छिड़ गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोल्हापुरी चप्पल जो है, इसमें पराडा जो एक कंपनी है, उन्होंने अपनी फैशन वीक के दौरान कोल्हापुरी चप्पल का प्रदर्शन किया था, जिसमें भारत का GI टैग भी जिसे मिला है। और उन्होंने जो इसका प्रदर्शन किया और अपने नाम से जो बेचा, तो इसमें भारत के जो कोल्हापुरी रीजन्स के एक जगह भी और कहीं भी इनको क्रेडिट नहीं दिया गया, जबकि ये GI टैग है कोल्हापुरी में। तो इन पे कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसी आधार पर ये शायद लिखा हुआ होगा। मैंने आपको संदर्भ बता दिया मैंने। हाँ देखिए, यही लिखा हुआ कि इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड पराडा के शो कास्ट हुआ है यहाँ पे 2026 में। और जो कोल्हापुरी चप्पल है, ये GI टैग भी दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। तो कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरिंग जो है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के पास मिलकर इन पे प्रोटेस्ट भी दर्ज की गए हैं। और यही देखिए यहाँ पे बताया गया कि वो 1 से 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो चलिए, इस पे एक विवाद अभी उभरा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब तो चोरी कर रहे हैं एक तरीके से। इंडियाज़ इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशिया कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, चलिए अभी डिक्लाइन हो रहा है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पश्चिम एशिया को। हाँ, अल खमेनी ने बोला है कि हमारा विक्ट्री हुआ है, और US स्ट्राइक को कम मतलब डाउन प्ले किया गया कि नहीं, इतना लॉस हुआ नहीं। और UN राइट्स चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि मतलब गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, मानवीय संकट। चलिए इम्पोर्टेंट ये है नहीं। चलिए इसको देखते हैं अभी, है ना, इसको देखते हैं। अब चलिए हम लोग चढ़ते हैं इसके एडिटोरियल पर। चलिए दोस्तों, अब द हिंदू की जो एडिटोरियल्स थे प्रमुख, जो हम लोगों ने हाईलाइट किए थे, उसको अब देखते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल हमारा था कि इजराइल ईरान संघर्ष विराम में पश्चिम एशिया की दिशा किधर जा रही है। एक्चुअली सॉरी, तो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल और ईरान संघर्ष विराम की घोषणा ने पश्चिम एशिया में एक नए अध्याय को जन्म दिया है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो कई प्रभावशाली मतलब स्तर हैं इस संघर्ष में, सैन्य, कूटनीति, मानवतावादी, सभी को इसमें एंगल को जोड़ा जा रहा है।
तो देखिए प्रथम भाग जो है युद्ध की पृष्ठभूमि और प्रमुख घटनाक्रम, हमास द्वारा ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, जिसमें इसमें 7 अक्टूबर को बहुत सारे इजरायली को मारे जो वहाँ पे गए थे कॉन्सर्ट में। इसके बाद हिजबुल्लाह ने 1 लाख मिसाइलों वाली ये ताकतवर गैर राज्य इकाई अब कमज़ोर नेतृत्व और खो चुके शस्त्रागार के कारण निष्क्रिय कर दी गई है। सीरिया में 54 वर्षों से इजराइल का विरोध कर रही असद सरकार की जगह एक इस्लामिक कमज़ोर सरकार ने ले ली है जो अब कोई खतरा नहीं मानी जा सकती। यमन की हुती विद्रोही ये समुद्री यातायात को बाधित किया और इजराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जवाबी हमलों ने इसे भी शांत कर दिया है। ईरान का पराजय तो 12 दिनों की भीषण हवाई कार्रवाई के बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देने का दावा किया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी जैसे आज की न्यूज़पेपर में पता चला, ईरान के कई सैन्य और वैज्ञानिक नेताओं ने लक्षित हत्याएं भी की है, मतलब ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट की। उद्धरण है कि अगर आप युद्ध में हार जीत को अंतिम मान लेते हैं तो अगला युद्ध आपके द्वार पर होगा। ये इन्होंने कहा, अगर आप युद्ध में हर जीत को अंतिम मान लेते हैं तो अगला युद्ध आपके द्वार पर होगा। तो यही बात है कि जीत को अंतिम नहीं मानना चाहिए। ईरान की भू राजनीतिक स्थिति और भविष्य की दिशा क्या है? ईरान की केंद्रीय भूमिका, क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ये, आर्थिक रूप से प्रतिबंधों और युद्ध से प्रभावित होते हुए भी अभी भी एक रणनीतिक धुरी बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल शासन परिवर्तन नहीं चाहते, परंतु ईरान के द्वारा परमाणु कार्यक्रम को रोकने की निगरानी चाहते हैं। ईरान के लिए 1991 से 2003 के इराक जैसे अस्थिर स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संभावित उत्तराधिकारी मोहित, अच्छा ठीक है, ये सब ठीक है। उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकते हैं तो इतना तो नहीं इम्पोर्टेंट है। गाजा और फिलिस्तीनी में क्या हो रहा है यहाँ पे? गाजा की भयावह स्थिति, भूखमरी और इजरायली हमलों में भारी नागरिक हानि के कारण मानवता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अमेरिका और इजराइल में कुछ हलकों द्वारा गाजा निवासियों को निष्कासित कर अंतर्राष्ट्रीय रिवेरा विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। वेस्ट बैंक में जो है यहूदी बस्तियों का हिंसक विस्तार किया जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की विफलता और अब्बास की उम्र 90 से संक्रमण की संभावना हो रही है। अब्बास जो है वहाँ के नेता हैं। नेतन्याहू की चुनौतियाँ, बंधकों की रिहाई की मांग, भ्रष्टाचार मामलों की वापसी और आर्थिक सामाजिक लागतों पर जन असंतोष बढ़ा हुआ है। युद्ध के बाद सबसे कठिन कार्य होता है शांति की संरचना बनाना। पंडित नेहरू का ये वाक्य है। चतुर्थ भाग है पश्चिमी एशिया का भविष्य, शांति एवं या पुनर्संघर्ष। अब्राहम समझौतों की संभावना निकल के आ रही है। यदि इजराइल और राजनीतिक संतुलन और पारदर्शिता आती है इजराइल में, तो ये समझौते को विस्तार और पुनर्जीवित कर सकता है। इजराइल, ईरान और अमेरिका द्वारा अगर विजय भाव के बजाय सुधार और पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं तभी शांति संभव है। सकारात्मक संभावना क्या है? तेल की कीमतें घटेंगी, व्यापार बढ़ेगा, चरमपंथ और आतंकवाद घटेगा। नकारात्मक है कि वही संघर्ष, तनाव और मतलब संकट का चक्र चलते रहेगा। अगर शांति नहीं हुई तो भविष्य में युद्ध अस्थायी स्थिति बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और हम लोग अगर आगे देखें तो इसमें निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि इस संघर्ष भले ही सैन्य रूप में समाप्त होता प्रतीत हो, पर इसके कूटनीतिक, सामाजिक और मानवतावादी परिणाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल संयम दिखाएं और विजय की होड़ छोड़कर रचनात्मक सहयोग की ओर बढ़ें तो पश्चिम एशिया में शांति का सूर्योदय हो सकता है। अगर हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते तो हम उसे दोहराने के लिए बाध्य होते हैं। किसने कहा था? जॉर्ज सेंटायना। बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क की वापसी, अमेरिका की रणनीति में बदलाव या रूपांतरण। तो इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका द्वारा हाल में ही एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को वापस ले लिया गया है। यह नीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्यात नियंत्रण से जुड़ी हुई थी और 2024 में की शुरुआत में लागू किया गया था। हालांकि इसे हटा दिया गया, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा मानना है कि अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नियंत्रण की सोच बनी रहेगी और सिर्फ उनका स्वरूप ही बदलेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क क्या था? जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में अंतिम सप्ताह में इसे लागू किया था। यह एआई चिप्स और मॉडल वेट्स के निर्यात को नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह नीति लाई गई थी। एआई तकनीक की तुलना परमाणु हथियारों से की गई, यानी इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह देखा गया। माना गया कि एआई की शक्ति का निर्धारण कंप्यूट पावर, गणनात्मक क्षमता से होता है। जितनी ज़्यादा कंप्यूट उतना बेहतर एआई। पिछले एक दशक में उन्नत एआई मॉडल ने इस्तेमाल होने वाली कंप्यूट हर 10 महीने में दोगुनी हो गई है। मतलब बहुत जल्दी से ये तरक्की कर रही है। चीन, रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाया गया।
अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों को प्राथमिकता दी गई, बाकी को सीमित किया गया। इस पे सहयोगों पर नियंत्रणों की भावना। अमेरिका की यह नीति सहयोगियों को भी अपनी तकनीकी संप्रभुता पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर रही थी। हाँ, एआई की प्रकृति का गलत आकलन। एआई एक नागरिक तकनीक है जिसका सैन्य उपयोग भी हो सकता है। जैसे इसे परमाणु हथियार जैसा मानना अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक था। चलिए, ये तो बात सही है। वैकल्पिक रास्तों की तलाश। वैज्ञानिक समुदाय ने कम कंप्यूट पर बेहतर एआई मॉडल बनाने की दिशा में नवाचार तेज कर दिया। डीप सीक R1 चीन। कम कंप्यूट में अमेरिका के समकक्ष एआई मॉडल बनाया चीन ने। अमेरिकी नियंत्रण की विफलता का ये उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। भारत जैसे देशों के लिए बाधा यह है कि भारत को इस नीति में प्राथमिकता नहीं मिली, जिससे उन्नत तकनीकी विकास में अवरोध उत्पन्न हो सकता था। हिंदी उद्धरण। जब तकनीक को बंद करने की कोशिश होती है तो नवाचार दरवाज़ों की बजाय खिड़कियों से प्रवेश होता है। बिल्कुल सही है, मतलब छोटे छोटे रास्तों से नवाचार प्रवेश होता है अगर आप बंद करने की कोशिश कीजिएगा तो। अब ट्रंप प्रशासन क्या कर रहे हैं? ट्रंप सरकार से इस नीति को वापस ले लिया, परंतु इस रणनीति में बदलाव नहीं बल्कि तकनीक आधारित नियंत्रण के नए रूप की तैयारी मानी जा रही है। तो इनको ट्रंप सरकार ने वापस ले लिया है। अब नई नीति का संभावित स्वरूप क्या है? नए प्रतिबंध। कुछ और कंपनियों को अमेरिका की एंटिटी लिस्ट में डाला गया, मतलब बाहर की कंपनियों को। और एआई चिप्स पर नए सॉफ्टवेयर निर्देश और सुरक्षा उपाय लागू किए गए। एआई चिप्स में स्थान ट्रैकिंग जैसे फीचर जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। चिप की कार्यक्षमता को सीमित करना या विशेष उपयोगों पर प्रतिबंधित करना भी इसमें प्रस्तावित किया जा रहा है। अब व्यापार नीतियों की जगह तकनीकी साधनों पर नियंत्रण किया जाएगा। चलिए, इसमें क्या हो सकता है? स्वतंत्रता पर असर हो सकता है। देशों की रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा जो यूएस एआई चिप्स पर निर्भर होंगे। अच्छा, निगरानी और गोपनीयता पर चिप्स की निगरानी की क्षमता से यूजर गोपनीयता पर गंभीर प्रश्न उठेंगे। वैश्विक विश्वास में कमी हो सकती है। अमेरिका के प्रति सहयोगियों और साझेदारों में भरोसे की कमी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें ये सोचिए ना कि आप वो बोल रहे हैं कि ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग डालेंगे, इसके क्षमता को कम किया जाएगा, तो ये सब अगर करेंगे तो इस पर तो संदेह ऑफकोर्स उठेंगे ही। विकासशील देशों के लिए ये बाधा हो सकती है। ऐसे नियंत्रण ब्राज़ील, भारत जैसे देशों की तकनीकी प्रगति को बाधित कर सकते हैं। तकनीकी नेतृत्व तब फलता है जब उस पर विश्वास हो, ना कि भय। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर निष्कर्ष में यही कहा जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम नीति का नहीं बल्कि तरीका बदलने का संकेत है। एआई तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है, नागरिक उद्देश्य, वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को नज़रअंदाज कर कोई भी राष्ट्र दीर्घकालिक नेतृत्व नहीं कर सकता। भारत जैसे देशों में अब अपनी एआई क्षमता को स्वायत्ता और नवाचार करने को विकसित करने का समय आ गया है। तकनीक की दौड़ में जीत उन्हीं की होती है जो स्वतंत्रता के साथ नवाचार करते हैं, ना कि डर के साथ नियंत्रण। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, संपादकीय है, वो हम लोग देखते हैं, जिसमें है भारत की मतदाता सूची पर विवाद जो चल रहा है। भारत की हालिया चुनावों, विशेषकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी और हेरफेर के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने यह मुद्दा संसद और सड़कों पर उठाया। जबकि चुनाव आयोग ने इस आरोपों को खारिज किया है, वहीं इन पर डेटा विशेषज्ञों और पूर्व नौकरशाहों के बीच तीखी बहस जारी है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया कि लोकसभा चुनाव में 6 महीने के बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 40 लाख नए मतदाता जुड़े। ठीक है, 5 वर्षों में 32 लाख जुड़े हुए थे और इन्होंने मात्र 6 महीने में 40 लाख जोड़ दिए। इतने कम समय में बड़ी वृद्धि स्टैटिकल आउटलायर को दर्शाता है कि बहुत जल्दी कैसे हो गया इतना ज़्यादा। महाराष्ट्र में जन्म दर पिछले 2 दशकों में गिर रही है, जिससे 18 वर्षों की आयु तक पहुंचने वालों की संख्या भी घटनी चाहिए, जबकि हुआ नहीं। ऐसे में इतने अधिक मतदाताओं का जुड़ना मानव संसाधन के नियमों के विरुद्ध है और इसी पर इन्होंने प्रश्न की जांच प्रश्न मतलब उठाए। अगर 5 वर्षों में कम वृद्धि हुई हो और 6 महीने में इतने अधिक, तो ये सामान्य रुझान नहीं बल्कि गंभीर विसंगति को दर्शा रहा है। और रंगराजन आर, पूर्व सिविल सेवक की प्रतिक्रिया क्या रही है इसमें, कि उन्होंने यही बताया कि कितने कितने में हुआ है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो अभी देख रहे हैं इस पर। प्रवीण चक्रवर्ती की क्या मांगे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो ईएसआई द्वारा जो स्कैन्ड इमेज उपलब्ध कराना है राजनीतिक दलों के लिए भारी चुनौती है। डिजिटल फॉर्मेट में डेटा विश्लेषण और सत्यापन आसान होगा। शाम 5 बजे के बाद मतदान पर सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, सामान्य से अधिक मतदान शाम के बाद दर्ज किया गया है। ईसीआई को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फुटेज साझा करनी चाहिए, ये बताया गया इसमें।
अच्छा, इसमें इसी चुनाव आयोग की दलील क्या है इसमें कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ असंभव है, कांग्रेस ने आपत्ति या अपील क्यों नहीं की अगर ये पहले था तो। इस पर चक्रवर्ती क्या तर्क दे रहे हैं, जैसे चोरी होने पर पुलिस यह नहीं कह सकती कि चौकीदार सो रहा था, वैसे ही ईएसआई अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां नहीं टाल सकती। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ईसीआई का दायित्व है, न कि राजनीतिक दलों का। बिहार में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। बिहार, ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देशव्यापी एसआईआर की योजना बनाई जा गई है। इसमें सभी योग्य नागरिकों का नाम जोड़ना है, अनुचित नामों को हटाया जाना है, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी है। इसमें प्रवीण चक्रवर्ती है कि ईसीआई की मौन स्वीकृति है कि वो मौजूदा सूची की खामियां थी। ये कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में कार्य को शून्य करने जैसा है ये। रंगराजन आर कह रहे हैं कि भौतिक सत्यापन आवश्यक है, लेकिन इसमें पारदर्शिता, जन जागरूकता और सभी दलों की सहभागिता जरूरी है। गलत जोड़ और गलत हटाओ दोनों समस्याएं हैं। अब देखिए, इसमें आगे अगर देखा जाए तो इसमें यही बता रहे हैं कि ये सब किए हैं जो कि अब हम लोग देख चुके हैं। अब निष्कर्ष में क्या है कि मतदाता सूची को पारदर्शिता, निष्पक्षता और सटीकता के साथ भारत की लोकतंत्र की मूल आत्मा है ये मतदाता सूची। यदि चुनाव में ही नागरिकों का विश्वास डगमगा जाता है तो संवैधानिक संगठन संस्थानों की विश्वसनीयता भी इससे कमज़ोर होती है। ईसीआई को अपने कार्यों में सक्रिय पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और राजनीतिक दलों के साथ समन्वय की प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें विश्वास रखने की प्रणाली है। अब देख लें, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें हमारा जो ये है किलांडी उत्खनन जो है, अब देखिए इसमें तमिलनाडु के किलांडी में हुआ पुरातात्विक उत्खनन पिछले 1 दशक में तमिल सभ्यता की उन्नति पर प्रतीक बनकर उभरा है। लेकिन पुरातात्विक की अमरन रामकृष्ण की बार बार की गई तबादलों और रिपोर्ट संशोधनों के विवाद में इस राजनीतिक और वैचारिक टकराव का विवाद बना दिया है। मतलब कि अमरनाथ रामकृष्ण है, इनको बार बार तबादला किया गया है, इन पर ये मतलब इस पर प्रश्न चिन्ह और राजनीतिक मुद्दा बना दिया जा रहा है। किलाड़ी उत्खनन है क्या, तो ये बता रहे हैं कि ये अमरनाथ रामकृष्ण ने एएसआई के अधीक्षक पुरातत्विक के रूप में 2014 में वेगई नदी के किनारे स्थित पल्ली चेन्नई तीडल क्षेत्र में खुदाई शुरू की। 100 एकड़ के नारियल बागान क्षेत्र में खुदाई की गई। 7,500 से अधिक पुराशिश मिले। दीवारें, जल निकासी व्यवस्था, कुएं जो एक उन्नत शहरी सभ्यता की ओर संकेत करते हैं, ये मिला गया कहाँ, किलाड़ी में। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अवशेष 1260 वर्ष पुराने, यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के संगम काल की पुष्टि की गई है इसमें। अब इसमें विशेषता क्या क्या है, धार्मिक चिन्हों का अभाव है इसमें, ये धर्मनिरपेक्ष समाज था ये कहा गया है इसमें। तमिल पहचान और गौरव का प्रतीक ये बन गया है। किलाड़ी के अवशेष तमिल सभ्यता के बौद्धिक, सामाजिक और शहरी विकास का प्रमाण है। अब देखिए, राजनीतिक विवाद और केंद्र बनाम राज्य का संघर्ष इसमें। 2017 में तबादले की शुरुआत हुई। जब उत्खनन अपने चरम पर था तो राव कृष्णा को असम भेज दिया गया। इसके बाद अगले चरण में खुदाई में केंद्र ने वित्तीय और संस्थागत समर्थता नहीं दी। आलोचकों ने इसे तमिल विरासत को दबाने का भी मतलब प्रयास को करार दिया गया। तीसरा चरण ये कहा गया कि एएसआई द्वारा नियुक्त श्रीरामन ने तीसरे चरण में केवल 400 वर्ग मीटर की खुदाई की और ईंट संरचनाओं में असंतुलन बताया। मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार ने खुदाई में भाग लेने की अनुमति दी, राज्य सरकारों को भी दी। मतलब 2019 में तमिलनाडु राज्य पुरातात्विक विभाग ने संगम काल जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 21वीं शताब्दी ईस्वी की पुष्टि की। इसमें बताया कि ऐसा है। देखिए, हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे रिपोर्ट पे संशोधन का मुद्दा क्या है, 2023 में 1982 पेजों पर रिपोर्ट में ये प्रस्तुत की गई थी उन्होंने, मतलब 2023 में बात की गई, 2 चरणों में निकाली गई थी। और एएसआई ने इसमें बताया कि मई 2024 की रिपोर्टों पर संशोधन मांगा एएसआई ने, और डेटिंग, काल निर्धारण और गहराई पर इन्होंने सवाल उठाए, एएसआई ने किए इसमें रिपोर्ट में। मतलब अब देखिए, इसमें ये कहा गया कि रामकृष्णा द्वारा कि इन्होंने कि मेरा इस पर बहुत अच्छे से आधार अच्छे हैं और मैं इस पर संशोधन नहीं करूँगा। अब तमिलनाडु में क्या प्रतिक्रिया आ रही है कि यही है कि डीएमके ने बहुत बता रहे कि तमिल पहचान को दबा रहे हैं आप, और आप इतिहास को बदल रहे हैं। और किलाड़ी संग्रहालय और राज्य की पहल, तमिलनाडु सरकार ने किलाड़ी में संग्रहालय की स्थापना भी की है। हज़ारों पर्यटक आ रहे हैं। खुदाई अब राज्य पुरातात्विक विभाग के नेतृत्व में जारी की गई है। अब देखिए, अब इसमें अब निष्कर्ष क्या है, किलाड़ी विवाद केवल एक उत्खनन स्थल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विविधता और क्षेत्रीय पहचान की स्वीकृति का प्रश्न आ गया है इस पर। यदि रिपोर्ट को संशोधित करने का दबाव वैज्ञानिक नहीं बल्कि वैचारिक है तो ये संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठाता है। राज्य और केंद्र दोनों की ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान करते हुए पारदर्शिता, वैचारिक और सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। और इसमें क्या बताया गया कि इतिहास एक दर्पण है जिसमें समाज अपनी आत्मा का दर्शन करता है, इसे विकृत करना
आत्मश्रम है, आत्मभ्रम है, सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, जिसमें यह है कि वैश्विक कैंसर दवाओं की गुणवत्ता संकट। बहुत ये बताया गया था, कल ही ये आया था न्यूज़पेपर में, और हम लोग इस पर आज डिटेल से देखिए। अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म द्वारा की गई एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में खुलासा हुआ है कि कैंसर की विश्वव्यापी दवाओं में कई गुणवत्ता परीक्षण फेल हुए हैं, और ये दवाएं 100 से अधिक देशों में आपूर्ति की गई थी, और अधिकतर कीमोथेरेपी दवाई थी जो कि भारत से बनाई गई थी। बताइए। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और मरती नहीं। यह सामान्य रूप से म्यूटेशन से होता है, जीन की म्यूटेशन से। कीमोथेरेपी दवाई इन कैंसर कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उसके विभाजन को रोकती है। कीमोथेरेपी मतलब डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उसके विभाजन को रोकती है। कैंसर की लड़ाई दवा से नहीं बल्कि शुद्धता और विश्वसनीयता से जीती जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। रिपोर्ट में 6 दवाओं का जिक्र किया गया है, और इसमें यही बताया गया है कि इस पे ना मतलब बहुत दिक्कतें चल रही है। तो आप, मुझे नहीं लग रहा है कि दवाओं का नाम याद रखना ज़रूरी है इतना भी। अब इसकी चिंता के बिंदु क्या क्या हैं। ये दवाएं 100 से प्लस देशों को भेजी गई थी जो कि गुणवत्ता में असफल पाई गई। इनमें से भारत, चीन, अन्य देश को भी निर्यात किया गया था। कैंसर उपचार से सफलता दवा की गुणवत्ता निर्भर करती है। उपचार की सफलता गुणवत्ता पर ही निर्भर करेगी ना। यदि घटिया दवा दी जाए तो मृत्यु दर बढ़ती है, जिससे कैंसर लौट सकता है। नियमन ढांचे की विफलता। ये दवाएं मानकीय परीक्षण पास किए बिना वैश्विक बाजारों पर पहुंची कैसे। क्या नियामक निकाय जैसे DCGI, जो मतलब भारत में है, DCGI, डायरेक्टरेट कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं है उसका फुल फॉर्म, तो वो है। और FDA तो पता है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का है, इन्होंने भी इनकी निगरानी नहीं की, तो वो बताया जा रहा है। अब चलिए हम लोग निष्कर्ष पे इस पे चलते हैं कि इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य प्रणाली में दवा गुणवत्ता निगरानी बेहद कमज़ोर है। कैंसर रोगियों की जान बचाने के लिए सिर्फ दवा नहीं, भरोसा भी जरूरी है। WHO, UICC और भारत सरकार को चाहिए कि वो इस पर तुरंत जांच, नियमों की पुनरावृत्ति और पारदर्शिता बढ़ाएं। यदि औषधि ही रोग का इलाज बन जाए तो चिकित्सीय विज्ञान की नींव डगमगाती है। अच्छा, औषधि ही रोग का कारण बन जाए, सॉरी, तो बिल्कुल सही। हम लोग नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाले ये हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है ये। अब इस पे चलते हैं। 2024 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों ने 2030 तक सभी जन्मों और मृत्यु पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने की एक ऐतिहासिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? 2030 तक सभी जन्मों और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। सिविल पंजीकरण और जीवन सांख्यिकी क्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये एक ऐसा तंत्र है जो जनसंख्या के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक का निरंतर, अस्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रूप से पंजीकरण कराता है। आगे हम लोग चलते हैं। इसका CRBS, कानूनी पहचान कराना, बाल विवाह को रोकना। इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जो ये है वो उसको देखते हैं। भारत में रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये इसके कार्य करते हैं, और हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये किया जाता है। भारत 2015 में राष्ट्रीय CRBS समन्वय तंत्र की स्थापना की गई थी। ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। डिजिटाइजेशन परियोजना यूनिसेफ के सहयोग से की गई है। डिजिलॉकर में डिजिटल दस्तावेज संग्रहण की सुविधा भी दी गई है। और BRD, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में संशोधन भी किया गया है। इसमें क्या गया है कि दत्तक पंजीकरण किया गया। ठीक है। जन्म पंजीकरण, अच्छा, पंजीकरण जो है वो 96% हो गई है अब, कि 96% लोग अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। कानूनी पहचान हर नागरिक का मूल आधार है, और ठीक है, ये करना चाहिए। तो चलिए, आज की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होती है। आप आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।